हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज़ मानसी। राम राम आप सभी को। तो आज का वीडियो है, आई मीन इट्स ए स्टडी वीडियो, जिसमें मैं आपको सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊँगी। आई नो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको वो ही बताऊँगी। और डेली आपके पास 4 बजे वीडियोज़ आएंगे। अगर कोई टाइमिंग चेंज हुआ तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, बट आपके पास डेली 4 बजे अकाउंटेंसी की वीडियोज़ आएंगे। अगर आप डेली वो वीडियोज़ करते हो, आई एम प्रिटी श्योर आपके अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप डेली जितना मैं आपको वीडियो का कंटेंट बना के दे रही हूँ, अगर आप वो पढ़ो, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और अगर मैं आपको कुछ भी डाउट हो या मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आई मीन वीडियोस चलेगा उसी के बीच में आएंगे नोट्स। अगर आपको कुछ लिखा हुआ ना समझ आया, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you also asking to me. Okay, let's start it. So when we talking about final account, firstly हम क्या सोचते हैं हमारे दिमाग में, what is final account and how to prepare a final account. So firstly we talking about preparation of final account. आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी 12th क्लास में जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा होगा। 12th क्लास में, 11th क्लास में जब भी आपके चैप्टर्स थे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स, ठीक है, तो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट के बारे में। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर करने के एक्चुअली मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। आई मीन जो मेरी नोट्स है जो आपको शो है, मैं भी उन्हीं से पढ़ा रही हूँ। और मैंने ये आज ही पढ़ा है और मैं आपको आज ही वीडियो बना के दे रही हूँ। मतलब मैं जो डेली पढ़ूँगी मैं आपको वो वही बना के दे रही हूँ। ओके, एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, किस चैप्टर पे बनाना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हमारे दिमाग में डेफिनेटली आती है फाइनल अकाउंट्स में। पर एक और चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट। तो हम इस चैप्टर में वो क्लियर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और पीएनएल से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जिसको हम पीएनएल अकाउंट में मतलब जो पता चलता है हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, पीएनएल से हमें हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें हमारी पोजीशन पता चलती है। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक वीडियो है। अगर आपको फाइनल अकाउंट का कुछ भी नहीं आता है, लाइक ज़ीरो अगर आप फाइनल अकाउंट में, तो अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली इट वर्क टू यू। एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं, इवन दो मैंने भी एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली इट will work for you. Okay, let's start it. What is trading account? I mean let's start it with trading account. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, जो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इसे जो मतलब एकदम प्राइमरी फर्स्ट है, तो हम इसलिए इसे प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर की एक्टिविटीज़ आती है। तो हमारा वो जो सबसे पहला है वो है फॉर्मेट। व्हाट इज़ द फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट इज़ मस्ट कंपल्सरी। सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हाउ यू लाइक प्रेजेंट इट। तो मतलब पहले हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी नेम XYZ लिमिटेड, वॉट एवर। ठीक है, जो भी है, ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेट्स सपोज XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड लेट्स 31st मार्च। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वॉट। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, तो सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेट। तो हम फाइनल अकाउंट का आई मीन ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो सबको आता है, सबको ही आता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका फाइनल अकाउंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट वन शॉट, इसके 3-4 आई डोंट नो कितने पार्ट्स आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। ओके, सो हम जो बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की। सो पी आई मीन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, ये इसका बेसिक सा फॉर्मेट है। ओके, और प्लीज़ सराउंडिंग वॉइस को इग्नोर कीजिए। ओके, तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं क्रेडिट से। तो क्रेडिट में हम लिखते हैं नेट सेल्स। सो व्हाट इज़ नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं कहीं पे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी आता है, तो उसका मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। लेट्स पहले हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आगे, फिर मैं आपको
रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का एक ऐसा क्विक बताऊंगी कि आप कभी नहीं बोलोगे रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हमारे क्रेडिट में आता है। उसके बाद में हमारे क्रेडिट में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वहाँ तक देखिए, उसके आगे मत देखिए। ठीक है, अगर आप पूरा देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। जो जो मैं बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ पे चलिए, आप मेरी शक्ल मत देखिए वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए अपने इस नोट्स पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न तो हमारे क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ओके, तो उसके बाद में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। और जब हम डेबिट साइड की बात करते हैं तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये आगे 2 है, मैं भूल गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम परचेज की बात करते हैं। परचेजेस भी कौन सी आएगी, नेट परचेज। ओके, व्हाट इज नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओके, देन उसके बाद में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम बात करते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं, तो आप प्लीज़ लिख लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और फिर उसके बाद में हम जब डेबिट और क्रेडिट को मैच करते हैं, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और डेबिट ज़्यादा होता है तो ग्रॉस लॉस आएगा। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। ओके, बहुत सारे जनों को कन्फ्यूज़न होता है। सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ दैट इफ़ यू नो कि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। हाउ रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं, थोड़ा लॉजिकल है बट आप समझ जाओगे। जैसे कि हमने जब कोई चीज़ सेल की है, अगर कोई हमें रिटर्न कर रहा है तो वो हमारे पास आएगा, मतलब इन हो रहा है। तो इट्स जब कोई रिटर्न इनवर्ड कर रहा है मतलब हमने कभी सेल की होगी तभी वो हमें वापस दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेल्स रिटर्न है। और परचेज रिटर्न मतलब हम अगले को रिटर्न करें, तो अपन कब रिटर्न करेंगे, मैं कब रिटर्न करूँगी, तब मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है। और मुझे कब रिटर्न करेगा, जब मैंने किसी को सेल्स की है। ओके, इट्स टू लॉजिकल एंड इट्स टू ईजी। तो यही होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज मीन्स रिटर्न इनवर्ड एंड परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। इट्स टू सिंपल। ओके, तो हम करते हैं एंट्रीज। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, वही हमें इसमें से देख के इधर लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, परचेज की एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस की क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दो, टू कैरेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री एक्सपेंस, टू वेजेस एट्सेट्रा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट जब हम और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड अ क्लोजिंग अकाउंट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें क्या करना है, जो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा COGS आ जाएगा। लेट्स स्टार्टेड अ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हियर इज अवर क्वेश्चन। इसमें है ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, लेट्स सी। ओपनिंग इन्वेंटरी, इट्स ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओके, उसके बाद में लिखा है रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC trader for the year ended 31st March 20x0 and pass necessary closing entries in the journal of ABC Limited. Okay, ABC trader, sorry. Okay, इट्स टू ईजी, बट इसकी जर्नल एंट्रीज़ में हम पहले क्या करेंगे, जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की हम अलग से एंट्रीज़ कर लेंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट हम डायरेक्टली हमारे एंट्रीज़ में लिख सकें। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसी लाइन पे ध्यान दीजिए, आगे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा क्या है, व्हाट इज फॉर्मेट बनाया, और उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC ट्रेडर फॉर द ईयर एंड 31st मार्च। ओके, 20x0 भी लिख लेना, ठीक है। और ये जो मेरे नोट्स हैं, आई नो इट्स नॉट फेयर, मतलब एकदम अच्छे से नहीं बनना है, ये एकदम फेयर नहीं बनना है, बट आप लोग एकदम अच्छे से बनाना, मेरी तरह मैसी नोट बिल्कुल मत बनाना। ओके, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट हमारा ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज़ आवर ओपनिंग स्टॉक इज़ 1 लाख रुपीज़,
ठीक है। फिर हमें दे रखा है परचेजेस। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें सबसे पहले एक रूल होता है करने का, पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बट इट्स ओके, इट्स टोटली अपॉन यू, ओके हाउ यू डू, बट इट्स यू नो ओके। देन स्टार्टेड। तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख वट एवर। उसके बाद में परचेज, व्हाट्स द परचेज, हमें नेट परचेज लिखनी है। तो हाउ टू फाइंड अ नेट परचेज, अगर परचेज रिटर्न दिया है इसका मतलब हमें निकालना है, अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो हमें डायरेक्टली करना है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो हमारी नेट परचेजेज है। ओके, तो परचेज माइनस व्हाट इज परचेज, 6,72,000 माइनस 72,000, सो इट इज़ परचेज इनवर्ड और आउटवर्ड। मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि परचेज रिटर्न क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। और प्लीज़ जो ये वीडियोस देख रहे हैं सीरियसली देखिए और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। ओके, उसके बाद में है कैरेज इनवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद में वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हम बात करते हैं, प्लीज़ इसके आगे बिल्कुल मत जाइए, जो मैं बोल रही हूँ बस उसी पे ध्यान दीजिए। मैं अभी भी कह रही हूँ क्योंकि बहुत से जनों का ध्यान अभी प्रॉफिट पे चला गया होगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ उसे ही सुनिए। और अभी मेरे पास इतने सारे एक्सेसरीज एंड ऑल नहीं है कि मैं लिख के पढ़ा दूँ एंड ऑल, बट आई विल ट्राई कि मैं ये सारी चीज़ें भी करूँ सून, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन लेट्स स्टार्ट। ओके, बातें नहीं करते हैं। तो सेल्स कौन सी सेल्स, नेट सेल्स। व्हाट इज अवर नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेल्स रिटर्न इनवर्ड होता है या आउटवर्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट भी बना दूंगी, 1-2 मिनट का वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगी। ओके, सेल्स रिटर्न नेट सेल्स, तो 11 लाख माइनस 1 लाख इट इज़ 10 लाख, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, 2 लाख। ओके, अब ये रिकॉर्डेड वीडियो है और आपको इसमें दिख रहा होगा व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस। अभी इसमें प्रॉफिट है, बट आप प्लीज़ अपना कैलकुलेटर लीजिए, इसे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि हाँ हमें आ रहा है, बट जब हम एग्ज़ाम देते हैं हमारे फिंगर्स नहीं चल पाती है इस कैलकुलेटर पे बिल्कुल भी अच्छे से। तो प्लीज़ फटाफट से कीजिए और आप साथ साथ में वीडियो पॉज करके सारे नोट्स लिख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एंट्रीज़ की। व्हाट इज़ जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ABC ट्रेडर्स। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर डेट नहीं दे रखी तो हम जो ईयर एंड होगा उसी को हमारे डेट मानेंगे और सब में सेम डेट लिख देंगे, 31 मार्च 20x0, मतलब जो भी है हमारा डेट, तो हम 31 मार्च लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि परचेज रिटर्न क्यों डेबिट हुआ। अगर आप लोगों को नहीं पता परचेज रिटर्न क्यों डेबिट हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम परचेज़ की एंट्री क्या होती है, एक्चुअली मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई। परचेज़ की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो जब हमारे पास वो वापस सामान आ जाएगा तो हमें उसे कट करना पड़ेगा, तो हमने जो परचेज डेबिट किया था उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा रिटर्न के लिए, क्योंकि हमारे पास हमारा सामान वापस आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, बेसिक सी एंट्रीज है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना, 72,000। उसके बाद में हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न पहले इन दोनों की एंट्रीज कर लेंगे, उसके बाद में हम सारी ट्रेडिंग वाले एंट्रीज कर लेंगे। उसके बाद में सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी कैसे हो रहा है, सेल्स पहले क्रेडिट होता है, उसके बाद में हमारा सामान हमारे पास वापस आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। ओके, तो हम 1 लाख का सामान हमारे पास वापस आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 100K लिखा है, मुझे बहुत आलस आ रहा था, पर आप लोगों को ये आलस नहीं करना है, और करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अब हम बड़े हो गए और हमें थोड़ा तो ऐसे होना चाहिए कि हम क्विक हमारे नोट्स बनाएं। बट जब हम प्रैक्टिस करें या जब हम एग्जाम में करें तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं एग्जाम में ऐसे नहीं लिखती, बड़े अच्छे से लिखती हूँ। और अगर आप लोगों का है कि आपसे फिर नहीं लिखा जाता तो आप प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, उसके बाद में हमारी जो एंट्री है वो है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, तो हम पूरी एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस। ओके, अगर कुछ राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं लाइन वाइज बता रही हूँ, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है 100K, इट्स 1 लाख। परचेज है 600K, इट्स 6 लाख।
कैरेज है 30K, इट्स 30,000 एंड वेजेस है 50K, इट्स 50,000। हम जब इन सबको प्लस करेंगे तो 7,80,000 आ जाएगा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1000K, मतलब 10 लाख। ओके, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 200K, इट्स 2 लाख। ओके, और उसके बाद में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक आया है उसको हम कहाँ करेंगे, सॉरी, सबसे पहले तो हम जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसे भी निकालना है। डायरेक्ट कंफ्यूज मत होना, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस लॉस आता तो ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, उसके बाद में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, PNL अकाउंट में। तो हमें एंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र करना है। अगर क्वेश्चन में बहुत बार तो लिखा आता है कि लास्ट वाले एंट्रीज़ को, मतलब एक कोई ऐसी लाइन लिखी आ जाती है, तो अगर नहीं लिखी आ रही तो भी हमें इसको पूरा क्लोज करके जाना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से करे। अगर जो एग्जामिनर होता है बहुत बार कि वो लास्ट वाली एंट्रीज़ भी देखते हैं और उसके भी मार्क कट कर देता है। ठीक है, लास्ट वाली एंट्रीज़ और हमारी स्टार्टिंग की एंट्रीज़ होती है जो उन पर बहुत इम्प्रेस करती है। ठीक है, तो लास्ट वाली एंट्रीज़ तो बिल्कुल नहीं भूलनी है अपन को। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट कितना है, 4,20,000। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। उसके बाद में हम PNL अकाउंट की बात करते हैं। तो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इसमें प्रॉफिट आएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अगर लॉस आएगा तो डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो हमारी क्रेडिट साइड है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कमीशन रिसीव, रेंट इनकम, ठीक है, बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट इनकम, जो भी हमें इनकम हो रही है इनडायरेक्ट वो सारे लिख लेंगे। ठीक है, और बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और उसकी जो नीचे लिखा है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है। ओके, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, डेबिट साइड में आता है टू ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस है तो हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है। ठीक है, जैसे कि टू सैलरीज एक्सपेंस, टू रेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू ऑडिट फीस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू फ्यूल चार्जेस। ओके, उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में आते हैं। व्हाट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, टू कमीशन अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सभी PNL डेबिट साइड में आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू बैंक चार्जेस, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड ऑल। ओके, उसके बाद में हम जो अलग से जो हमारे डेबिट साइड में आते हैं उसकी बात करते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, वहाँ पे प्रॉफिट था, कहाँ पे क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लॉस है। ठीक है, टू लॉस बाय फायर, टू नेट। ठीक है, उसके बाद में हम इसको करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो हम लिखेंगे टू नेट लॉस। और हम ये जो नेट लॉस और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा जो PNL में, उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। आई बात समझ में। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें एकदम, सॉरी, क्वेश्चन से पहले एंट्रीज़ भी तो है, तो हम बात करते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्रीज़ की बात। तो जब हम क्लोजिंग ऑल इनकम, ठीक है, पहले हम सारी इनकम को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, पहले जितनी भी हमारी सारी इनकम हुई है इनडायरेक्ट इनकम्स, उनको हम क्लोज कर देते हैं। कैसे, रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। वेरी सिंपल। अगर आपको ये आ गया, इसका अकाउंट आ गया, तो एंट्रीज करना बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कोई वो वाली बात नहीं। और अगर आप बेसिक से भी सीख रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्लोजिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो क्या करना है, PNL अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस, टू रेंट एक्सपेंस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सो ऑन। ओके, देख लेना। फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो PNL अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा PNL का प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, PNL अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। ओके, ये बहुत ईजी है, एकदम बेसिक चीज़ है। 2x पे करके देख लेना इसको, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, अगर नहीं आता है तो भी 1.5x पे करके देखना। ठीक है, इसको नॉर्मल स्पीड पे तो बिल्कुल भी नहीं देखना ये चैप्टर, अगर आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो बीच बीच में धीरे कर लीजिए, बाकी स्पीड तेज करके देखिए फटाफट।
ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं P&L अकाउंट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ ABC ट्रेडर्स फ्रॉम द ईयर एंडेड ऑन 31st March 20x0 वेयर एज फॉलोज। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 4,20,000, सैलरीज है 1,10,000, डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड में हमारा डिस्काउंट आएगा वो है 18,000, डिस्काउंट डेबिट 19,000, बैड डेट 17,000, डेप्रिसिएशन 65,000, लीगल चार्जेस इज 25,000, कंसल्टेंसी फीस 32,000, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, टेलीफोन पोस्ट एंड टेलीग्राम 12,000, स्टेशनरी 27, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000। ओके, रिक्वायर्ड, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है, ये तो बस मैंने पढ़ लिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है, बाकी मैं नहीं पढ़ने वाली थी। रिक्वायर्ड प्रिपेयर P&L अकाउंट टू ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 20x0, शो नेसेसरी closing entries of the journal proper of ABC traders also। ओके, हमें अकाउंट बनाना है P&L, उसके बाद में हमें हमारी क्लोजिंग एंट्रीज भी करनी है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी किसकी, अकाउंट की, ठीक है। अकाउंट के बाद ही हमारी जर्नल एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ ABC ट्रेडर्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 20, लेट्स से इसको 2020 मान लेते हैं, अगर x0 से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इट्स 2020 एंड वॉट एवर, कोई मतलब नहीं करता, जो क्वेश्चन में है वो लिख देना, बाकी इससे कुछ नहीं होता है, बट क्वेश्चन में लिख लेना, ऐसा जो क्वेश्चन में है वो लिखना, ऐसे नहीं मानसी ने कहा कुछ नहीं होता तो कुछ भी लिख के आता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें कितना दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, 4,20,000 का हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखा है डिस्काउंट, जो हमें क्रेडिट साइड आया तो वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 18,000 का। उसके बाद में क्या क्या है, सैलरी एक्सपेंस कितनी 1,10,000, डिस्काउंट एक्सपेंस जो हमारे डेबिट साइड लिखने को कहा है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, वो है 19,000, बैड डेट 17,000, डेप्रिसिएशन 65,000, लीगल चार्जेस 25,000, कंसल्टेंसी 32,000, ऑडिट एक्सपेंस 1,000। आई नो कि इतना भी एक्सपेंस नहीं होता, बट ऑडिट का इतना भी एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है, इतना कम भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस 12,000, स्टेशनरी एक्सपेंस 27,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 70,000। मेरी थ्रोट दर्द होने लग गई था बोल के। ओके, तो अब आप लोग कहोगे, जब मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था P&L अकाउंट, तब हमने जो बाइफिकेशंस किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किए थे। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें वो बाइफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लो और अपना करो, ठीक है। मैं 2 मिनट तक, अब आप लोगों ने, मेरे को पता है बहुत से जिन्होंने आंसर देख लिए होंगे, बट बहुत गलत चीज़ है, अगर आंसर देख भी लिया है तो भी वापस करो, अपना कैलकुलेटर निकालो और इसको करो फटाफट से। मैं भी करती हूँ अपनी कैलकुलेटर, ठीक है। लेट्स 42, ठीक है, प्लस 18 माइनस 1100 माइनस 19,000। आई थिंक जितना मेरा टाइम लग रहा है उतना ही लगना चाहिए आप लोगों का भी, ओके। सो इसलिए मैं 7 कर रही हूँ आप लोगों की, तो आपको ऐसा लगे, आई नो मेरी भी आंसर निकला हुआ है, बट 7 करते हैं, ठीक है, वरना एग्ज़ाम टाइम पे हाथ नहीं चलने वाले भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, करते रह जाओगे बस ये। 12,000 प्लस 27,000 माइनस 70,000, व्हाट इज, देखो मेरा आंसर आ गया है, अगर आप उल्टा दिख रहा हो ना, बट 43,000 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, 43,000। उसके बाद में हमें क्या करना है, एंट्रीज़, हमारी क्लोजिंग एंट्रीज़, ठीक है। तो हमें डेट क्या डालनी है, ईयर एंड डेट की डेट डालनी है सब में। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे जो सबसे पहली एंट्री ही ग्रॉस प्रॉफिट की है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इट्स 4,20,000, 420K, ओके। इस के को प्लीज़ इग्नोर मारना, ये 1000 है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इट्स 18K, इट्स 18,000, ओके। उसके बाद में हमारा जो भी डेबिट साइड है हम उसको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट, उसके बाद मैं सारा क्रेडिट कर दूँ, टू सैलरीज, टू डिस्काउंट, टू बैड डेट, टू डेप्रिसिएशन, टू लीगल चार्जेस, टू कंसल्टेंसी फीस, टू ऑडिट फीस,
टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू टेलीफोन पोस्टेज एंड जो भी था, टू टेलीग्राम था, टू स्टेशनरी चार्जेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इन सब का लिखो 1, 10, 17, 19, 17, 65, 25, 32, 1, 17, 12, 27, 70, इन सब के आगे 1000 है। जब हम सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर निकाल के ही प्लस करना है। और प्लीज़ अपनी नोटबुक लेके बैठिए, बहुत देर बाद ही बोल रही हूँ, पर लेके बैठना अपनी नोटबुक, ठीक है, साथ साथ ही कर लो। अगर नहीं करे तो वापस बैक चली जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को अगर 2 बार देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बाद में टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, अगर अच्छे से कर रहे हो तो, ठीक है। साथ साथ करते रहो, मेरे मुँह मत दिखो ना मेरी बातें सुनो। 17,000 प्लस 12,000, ओके, 27,000, ओके, एट 70,000, ओके, ओके, 3,95,000। मैं भी आप लोगों के कोई 4-5 सेकंड पीछे चल रही हूँ तो प्लीज़, 3,95,000, आई नो ये 2 दिख रहा है बट इट्स 95,000, ठीक है। इतनी स्पीड रखनी है, मेरी तो फिर भी स्लो है, और ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेट प्रॉफिट आया था उसको भी तो हमें करना है। और हाँ, इसका हमारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पहले ही कमेंट में बता दो मेरे को कहाँ जाएगा, ठीक है। अब तो वैसे ही आप लोगों को दिख गई होगी, बट पहले ही बता दो किधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा पहले प्रॉफिट तो लिख ले, पीएनएल का, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट 43,000, 43,000, ओके, जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 43,000, 43,000। और अगर नेट लॉस आता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट, ओके। तो ये हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल हो चुका है एकदम बेसिक, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि ये आपको बहुत ही, मतलब मैं ये समझ लो कि इतना बेसिक्स है ये। और ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने आप पढ़ा रही हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही देखी है। अगर आपको मेरा ना समझ आए तो आप और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है उससे देखिए। ये तो बस मेरे को लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है इस वजह से, ओके। ओके, तो अब हम बात करते हैं बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज़ बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पहले बैड डेट्स की जो यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, ओके। व्हेन डेटर becomes insolvent and there are no chance to recover the amount due, it is a loss for us, so we write off as bad debts, okay। समझने से पहले एक बार इसकी भी प्रोविज़न की भी देख लेते हैं। वेन एवर लॉस इज expected due to doubtful debt which we might not received, मैं might not क्यों बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको हिंट करना, ठीक है। वी क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। तो बैड डेट क्या होता है, जो हम कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया और हमें पता है 100%, ठीक है, इट श्योर कि कोई चांस नहीं है उससे पैसे आने का, मतलब कोई चांस नहीं है, तो हम उसे डाउटफुल डेट, सॉरी, बैड डेट्स कहते हैं, ओके। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, ओके। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड लॉस है, जो हम पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस सुना होगा, मतलब क्या है, ये क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं, अगर नहीं पता हो तो। इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारे बिजनेस में लॉस आने वाले, जो एक्सपेक्टेड लॉस है, हम उसे पहले ही राइट ऑफ कर लेते, मतलब लिख लेते हैं अपने अकाउंट में। अब हमें कैसे पता चलता है, जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस देख के एंड ऑल उससे एस्टिमेट लगाते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको, चलो आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप देख रहे हो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे पास घर में रहने के भी पैसे नहीं है, रेंट के भी पैसे नहीं, तो ये आपके दिमाग में लगा लोगे कि मैं आपके 1,00,000 रुपए कैसे दूंगी। तो बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो मतलब बंद होने के ऐसे हो जाते हैं, उनका नहीं होता, तो वो हम पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो लोग हमें नहीं देंगे पैसे, तो हम इसे एक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। और हम इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से हम इसकी एंट्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम जो हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, हम मतलब कैसे होता है, जो हम डेटर को पैसे देते हैं, तो हमारा डेटर हम क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। फिर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देते हैं उसमें से, और फिर जो आता है उसे हम फिर जो बचता है उसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारी लाइबिलिटी है। नहीं, ये अपनी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारा कॉन्ट्रा असेट है,
ठीक है, लायबिलिटी एकदम अलग होता है, वो हम बैलेंस शीट में पढ़ेंगे, बट ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं बताती हूँ। हमने 3 अकाउंट बनाए, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, सॉरी प्रोविज़न फॉर डाउट, हाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट्स। ओके, तो ये क्या है, पहले हम डेटर अकाउंट की बात करें, सबसे लास्ट में लिखा है प्लीज़ बैड डेट और प्रोविज़न फॉर बैड डेट पे मत ध्यान दो, पहले डेटर्स पे ध्यान दो। क्या लिखा है, मान लो पहला साल है हमारा, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो हमारा 1 लाख है। ठीक है, डेटर को हमने 1 लाख का सामान बेचा, उसने हमें पैसे नहीं दिए, अभी हमारे डेटर्स है, बाय बैलेंस CD, पूरा सारा एंड हो गया। ठीक है, फिर उसमें फिर हम चलते हैं, हमने ये प्रोविज़न बना लिया पहले साल में, ठीक है, कि हमें 10,000 वो नहीं देने वाला। ठीक है, ये हमारे सारे डेटर्स का मिला के अब हम बात करते हैं कि हमारे 10,000 नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से ला रहे हैं 10,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कहाँ से आया, डेटर वाले अकाउंट से आ रहा है कैरिड डाउन। ठीक है, तो बाय P&L अकाउंट कर लेंगे 10,000। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, तो इधर लिख लेंगे बाय बैलेंस BD 10,000, और किस में बैलेंस BD 10,000, प्रोविज़न डाउटफुल, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और डेटर्स में भी क्या नया साल शुरू कर देंगे टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस BD 1 लाख। ठीक है, फिर बाय बैड डेट, अब हम, और फिर मान लो उसी साल हमारे बैड डेट भी हो गया, अब हम जाते हैं बैड डेट अकाउंट में, मतलब किसी डेटर ने हमें 5,000 रुपये नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, टू डेटर अकाउंट, मतलब ठीक है 5,000 और टू प्रोविज़न, क्योंकि अब आप सोचो कि बाय प्रोविज़न अकाउंट क्यों लिखा है हमने इधर क्रेडिट में, क्योंकि हमने पहले पिछले साल में, ये जो हम जो डेटा बना रही है दूसरे साल का, जो हमने पहले साल में हमारा कितना लिखा था कि हमारा शायद लॉस हो सकता है 10,000, उसमें से 5,000 हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिए थे, इसलिए हो रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो ऑलरेडी हम 5,000 प्रोविज़न में लिख चुके हैं, उसके बाद में हमारे कितने का लॉस हो रहा है, 5,000, मतलब हमारे बैड डेट हो रहे हैं, लेकिन हमने तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ, हाँ एक्सपेक्ट किया हुआ था 10,000, हमारा 5,000 हो रहा है। ओके, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, वापस आते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में, टू बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट 5,000। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं डेटर अकाउंट में, डेटर अकाउंट में लिखो क्या लिखा है, टू बैलेंस BD 1 लाख बाय बैड डेट 5,000। ठीक है, हमने बैलेंस क्या लिख दिया, 5,000। उसके बाद में क्या, हमने सोचा कि हमें 8,000 का और लॉस हो सकता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये लॉस हम अपने एक्सपेक्टेड से रखते हैं ना, मैं खुद एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरा कितना लॉस हो रहा है, तो मैंने 8,000 करा, पर हमारा प्रोविज़न में देखो कितना है, 10,000 ही तो है मेरा, 10 में से 5 गया, समझ रहे हो, मतलब जब हमने नेक्स्ट ईयर का निकाला, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा 10,000 होगा, उसके बाद में हमारे दूसरे ईयर में हमारा बैड डेट हो गया 5,000 का, समझ रहे हो, तो हमारे 5,000 और है। उसके बाद में हमने इस साल, मतलब नए वाले साल में हमने देखा है कि हमारे 8,000 का और है। ठीक है, फिर हम इसको बाकी के जो 3,000 बच रहे हैं, तो उसको हम कहाँ से लिखेंगे, P&L में। पिछले साल भी तो P&L से 10,000 लिए थे ना, तो इस साल भी जब हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 8,000 होगा, तो पहले तो हमारे 5,000 ही हुआ, लेकिन हमने 10,000 का एक्सपेक्ट किया था, तो 10,000 में से अभी तक हमारा 5,000 ही गया है, तो 5,000 हम वो मानते हैं और 3,000 वो, और ठीक है, और फिर बच रहा है 3,000, 5,000 और 2,000 मान रहे हो, और फिर बच रहे 3,000, 3,000 हम कहाँ से लाएंगे, P&L से। ओके, उसके बाद में बैलेंस CD वगैरह करोगे ना, तो आपका सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंट्रीज़ की, तो व्हाट इज़ एंट्रीज़। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रीज करते हैं प्रोविज़न बनाने की, टू क्रिएट प्रोविज़न, तो कैसे बनाएंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10,000, लेट से हमारा इसमें जो एग्जांपल है 10,000। ठीक है, उसके बाद में टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस की क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जैसे कि हमने समझ लिया इसमें 5,000 टू राइट, अब बैड डेट को राइट ऑफ करने के क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट एक्सपेंस 5,000। बहुत ही ईजी चीज़ है, बिल्कुल, मतलब समझाने का कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी बहुत बेसिक चीज़ है, समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ की, ईयर एंड एंट्रीज़। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं, मतलब जो ईयर एंड पे एंट्रीज़ होती है। ठीक है, ये 4 तरीके की होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके की होती है, बट मेन बेसिक ये है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड प्रीपेड एक्सपेंस, और अदर भी होती है। ठीक है, फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमें, मतलब जो एक्सपेंस हो चुका है पर देना बाकी है। लेट्स से कि जैसे मिस्टर ए है, उनकी 3 मंथ्स की जो सैलरी है वो 90,000 है। ठीक है, अब
मान लो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। अब भाई साहब को हमने दी नहीं सैलरी जनवरी फरवरी मार्च, पर अब हमें उनको सैलरी देनी है अप्रैल में, पर हमें 31 मार्च को तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि भाई साहब आए अप्रैल में, पर हमें तो 31 मार्च को हमारी एंट्रीज करनी पड़ेगी ना। प्लीज़ गाइज इग्नोर द सराउंडिंग वॉइस, अगर आपको आ रही है सॉरी फॉर दिस, बट आएगी। प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सराउंडिंग वॉइस पे बिल्कुल ध्यान मत देना अगर आपको आ रही है तो। ये तो हमें तो हमारी 31 मार्च को एंट्रीज करनी पड़ेगी, तो 31 मार्च को हम क्या एंट्री करेंगे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। 90,000 अगर एग्जाम में करो तो ओ एस ये सब कुछ मत लिखना, बिल्कुल नहीं, पूरा लिखना है, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब लेट्स से हमारे भाई साहब आए हैं 5 तारीख को, ठीक है, 5 अप्रैल को, तो हम 5 अप्रैल को उन्हें सैलरी देनी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सैलरी क्रेडिट की थी वहाँ हम डेबिट कर देंगे, तो हम कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 90,000 और 90,000, ठीक है। उसके बाद बहुत बहुत डीपली है, अब ये मैं कह रहा 2 लाइन डीपली, बहुत डीपली, ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम क्या, जो हमने कमा ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है, समझ रहे हो, जो हम ऑलरेडी कमा चुके हैं पर हमें मिली नहीं है। लेट्स से मान लो company invested rupees 1 lakh in 10% FD for 3 years on fund 190, मतलब 1 जनवरी 2019 को उन्होंने अपनी 1 लाख की FD करवाई थी, ठीक है, 3 साल के लिए। तो हमें एक्रूड तो मिल ही रहा है, समझ रहे हो, मतलब जैसे एक फर्स्ट जनवरी 19 को हमने 1 लाख रुपीज करवाए थे, जो हमारा क्या है प्रिंसिपल 10% पे, तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे, व्हाट इज 10%, दैट इज 10,000, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस क्या आएगा, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं 1,10,000, ठीक है। उसके बाद में वन 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 मतलब 2020 हाँ 2020 में हो जाएगी 1,10,000, ठीक है। उसका 10% निकालेंगे 11,000, तो हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1,21,000। ये जो 1,10,000 1,21,000 ये क्या है, हम कमा रहे हैं पर हमें मिलेगी कब, 3 साल बाद, पर ये हम हमारी एक्रूड इनकम तो है, ये हमारे पास आ तो रही है, हमारी इनकम तो है, पर हमें क्या कर रही है, मिल नहीं रही है ये इनकम, ठीक है। फिर 2021 में क्या होगा 121,000, ठीक है, 1 to 100, फिर उसके बाद में टोटल क्या हो जाएगा 13,30,100, ठीक है, समझ लो 13,30,100, आई एम सेइंग अबाउट दैट, ठीक है, 1,33,100। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में लेट्स से व्हाट इज एंट्रीज, ठीक है, सारा खेल एंट्रीज का है। तो एंट्रीज क्या है, एफडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एफडी को हम कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में डाल देंगे। एफडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 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 100K, व्हाट इज 100K, इट्स 1 लाख, ओके, ठीक है। अब यार सब यूट्यूब वाले हो, सबको पता है कि मतलब 100K होती है, मतलब ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि 000 100 1 लाख, कुछ नहीं सोचने का पड़ता, सब यूट्यूब चला सबको पता है, ठीक है। और यूट्यूब से ही ज़्यादातर लोगों को पता चला, मुझे भी तभी पता चला, मतलब ऑलरेडी आई नो अबाउट इट, बट मेरे को ऐसे गिनने विनने का बहुत कंफ्यूजन होता था, ऐसे 000, तो अब बहुत ईजीली हो गया है जब से यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि मैं भी के आ जाए मेरे सब्सक्राइबर और लाइक्स और व्यूज़ में, ओके। उसके बाद में ये हमने एफडी बनाई, बनाते हैं एफडी, हाँ एफडी बनाते हैं, सॉरी, एफडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी, मुझे पता है एफडी के बारे में, एक्चुअली में स्नूज आउट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई कांट अंडरस्टैंड कि क्या कहूँ। उसके बाद में 2019 की बात करते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये एक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया है तो हमारा डेबिट होगा टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, 10K और 10K एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। फिर हम 2020 में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम कितना 11K, इट्स 11K मतलब 11,000, ठीक है। उसके बाद में 2021 में एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कितना हो जाएगा 120 100 120 100, ठीक है। इसको हम मतलब कर रहे हैं, समझ रहे हो, 120 100 120 100, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2021, उस दिन हमारी एंट्री क्या होगी, उस दिन हमारी एंट्री होगी बैंक। देखो पहले तो हमें क्या करना है,
जो हमारा एफडी है, हमने एफडी कितनी की बनाई थी 1 लाख, तो एफडी को पहले हमने क्या करा था, देखो फटाफट से देखो, सबसे पहली एंट्री पे हमने एफडी को क्या किया है, डेबिट। तो अब हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो हम कितने लिखेंगे 1 लाख। अब जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट आया है, टोटल जितने भी हमने ऊपर किए 3 एंट्रीज किए, इनमें इन सबको टोटल करो तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 33100। ठीक है, इस 33,100 हमारा क्या हो रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब जो हमारे बैंक में जो टोटल पैसे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1,33,100, इन दोनों को प्लस कर दो। ओके, प्लस नहीं करना, बट हमने लॉजिकली भी समझ लिया कि हमारे 1,33,100 कैसे आ रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, जब हम कस्टमर से एडवांस रिसीव करते हैं, तो जब जैसे जैसे मान लो मेरे को किसी कस्टमर ने एडवांस दिया, तो सबसे पहले एंट्री क्या करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर 30,000 लेट्स से सपोज किया 30,000 दिया। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैंने उस कस्टमर को सेल्स की 1 लाख की। ठीक है, अब बताओ भाई, आपने किसी इंसान को पहले 30,000 दे दिया है, लेट्स से मुझे, आपने, मान लो अगर मैं आप इन फ्यूचर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूँ बाय चांस, ठीक है, आपने कहा कि ये लो मानसी, ये मेरी पैसे हैं कोचिंग के, मतलब तब तक तो आप लोग बड़े हो जाओगे, ठीक है, आप लोग हो गए, ये लो मेरे बेटे के पैसे हैं, ठीक है, ये 1 लाख इस साल, ये 1 लाख इस फाउंडेशन के, 50,000, और जो इंटर की तेरी 1 लाख है उसके 50,000 भी अभी ले ले, मुझे पता है मेरे बच्चे को पूरा भरोसा है, वो फाउंडेशन क्लियर कर लेगा, अब इंटर में सीधे मैं तेरे को 50,000 दूंगा। ठीक है, अब आप जब आओगे तो क्या आप मेरे को अगले साल इंटर के पूरे 1 लाख रुपए दोगे, पागल थोड़ा ना, 50,000 ही दोगे ना। तो वैसे ही जब उसने एक सेल्स की, ठीक है, तो पहले सेल्स की एंट्री कर लेंगे, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट डेबिट, फिर कस्टमर अकाउंट पहले पहले ये देखो, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू एडवांस, और एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना, एडवांस कितना आ गया 30,000, 1 लाख में से 30,000 गया, कितना बचा, इट्स 70,000। ठीक है, 30,000 क्या है, एडवांस, और 1 लाख में से 30,000 ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। ठीक है, एडवांस में, तो हम क्या करेंगे, कितना होगा 70,000। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस, जो हम सबको पता है। प्रीपेड सबसे, इससे भी बेस्ट एग्जांपल तो जो आपको बहुत अच्छे से पता है, डेट इज़ जियो का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज, जो भी आप करवाते हो, वोडाफोन, उन सब का रिचार्ज भी प्रीपेड है। सॉरी, आई नो बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड आवाज़ आएगी, पर मैं अभी आपको फटाफट से बता देती हूँ। अब ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस के जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वही आपका फ़ोन का रिचार्ज वो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हम बात करते हैं जैसे कि लेट्स से 1 जन को हमने 12,000 पे किए एनुअल प्रीमियम पे टिल 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग 30, ठीक है, टिल 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर, टिल 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर तक के लिए। ठीक है, और ईयर एंडिंग क्या होता है, 31 मार्च। ठीक है, तो अब जब हमने 31, ठीक है, और हमने पूरे साल के पैसे पेड कर दिए 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक। ठीक है, पर ईयर एंड तो 31 को ही हो जाता है, 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। तो हमारा क्या है, 31 मार्च को लेकर जो हमारा करंट ईयर है उसके लिए कितने महीने हैं, 3 महीने, और अप्रैल से दिसंबर जो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, NY इज रेफर्स टू नेक्स्ट ईयर एंड CY इज हेयर फॉर करंट ईयर। ठीक है, और तो 9 मंथ्स आ जाता है, तो हम इसका रेशियो बना लेंगे 3:9। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3:9 की, फिर हम इस 12,000 को 3:9 में डिवाइड करेंगे तो 3,000 और 9,000 आ जाएगा। कैसा आता है, 12,000 इंटू 3/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 और 9,000, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद में तो हमने क्या करा, जो हमारा करंट ईयर के तो हमने पूरे 3,000 दे दिए, और जो नेक्स्ट ईयर के भी हमने 9,000 पहले से प्रीपेड कर दिए। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज़ की बात करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप इंश्योरेंस की पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। अब जब ईयर एंड होगा
तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, आ रही है बात समझ, 9,000 ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम 1/4 को करेंगे, मतलब 1 अप्रैल 1 अप्रैल को करेंगे, तो क्या होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट 9,000 कैसे, नेक्स्ट ईयर में किया है, इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी प्रीपेड कर दिया, वो हम वापस लिखेंगे ना नए साल में कि हमने उसका पेमेंट कर दिया है। आई बात समझ में। और ये जो ईयर एंड लिखा है वो कौन सा, 31 मार्च के लिए, 31 दिसंबर वाला ईयर एंड नहीं है। हम 31 मार्च को क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्रीपेड आ गया है। फिर जब हम नया साल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हमें ऑलरेडी पैसे पेमेंट कर चुका है वो, तो हम 1/4 को हमारे उसके 9,000 नहीं लिखने, हमने ऑलरेडी लिख दिया, हम पहले ही लिख देंगे प्रीपेड का। आई बात समझ में। अब अदर एडजस्टमेंट सिर्फ 2 है, वो मैं आज आपको बताती हूँ, उसके बाद में हम इस वीडियो का एंड करेंगे। तो अदर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, ठीक है। अब हम अदर एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स की बात करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड होता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले जैसे मान लो लेट्स से हमारे पास कोई सामान चोरी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, तो ये सारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं जो हमें ऑलरेडी पहले नहीं पता होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या फिर टू परचेज अकाउंट, जैसे 30,000 का तो 30,000, ठीक है। अब हम किसी किसी चीज़ के लिए इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, अगर आपको पता होगा, जैसे फायर इंश्योरेंस, ये सारे होता है। तो ये सब हम इसीलिए करवाते हैं कि अगर कभी हमारे सामान में आग वाग लग जाए तो हम कुछ तो क्लेम कर पाए उस पर। तो अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम होता है उस पर, तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। लेट्स से 20,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 20,000 ओके। लेट्स से हमें 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो 10,000 का जो हमें बच रहा है, तो वो हम का जो हमारा लॉस है वो हम कहाँ डालेंगे, पीएनएल अकाउंट में। जब हमें पीएनएल में लॉस होता है तो क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। 10,000 बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। अब कमीशन पेड ऑन प्रॉफिट, ठीक है, ये 2 तरीके से होते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेट्स टॉकिंग अबाउट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ बिफोर, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दैट इज 10 लाख, मैनेजर का जो रेट है इंटरेस्ट दैट इज 5,000, मतलब इंटरेस्ट का रेट नहीं, मतलब कमीशन का रेट, ठीक है, 5,000। तो हम कैसे निकालेंगे, 10,000 का 5% दैट इज 50,000, ओके, 50,000। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एनपी मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू कमीशन रेट, ठीक है। बिफोर के लिए बहुत इजी है, बट जब हमें आफ्टर के लिए निकालना है, ठीक है। अब जब हम आफ्टर की बात करते हैं तो आफ्टर में मान लो, देखो ये सेम एग्जांपल है, नेट प्रॉफिट लिया हमने 10 लाख का, उसके बाद में हमने रेट, जो हमने रेट है वो भी 5% की करी, बट हमें बिफोर का निकालना है। तो बिफोर के लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन 5 है, अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 100 प्लस 5, तो हमें इसे 10 लाख इंटू 5 अपॉन 105 करेंगे तो 47,619 आ जाएगा, ठीक है। जब हमें आफ्टर का दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमें बिफोर का दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके आगे का भी फाइनल अकाउंट्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि इसके बाद में मुझे कौन से चैप्टर पढ़ाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाय।